हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स के ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनो ड्राइवर के प्रैक्टिस सेट नंबर अगर हम देखें तो ये 32वां प्रैक्टिस सेट ओवरऑल चलेगा। ठीक है, और घटना चक्र बुक के 10वां प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि ये बुक से ये लास्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, ओवरऑल हमारा 32वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं पूरे बुक को एक साथ संकलन करके आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो चैनल से जुड़े रहेगा, चैनल पर ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश के देखेंगे, फुल वीडियो इसमें फुल प्रैक्टिस होगा आपके लिए, और जिसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन आने हैं, तो 100 क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, इंग्लिश के, इसके बाद जीएस, फिर हिंदी, इसके बाद सबसे लास्ट में हम मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, मतलब जिसमें एरर है वो बताना है, वो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, और ये हमारा सेंटेंस दिया गया है, द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि एरर कहाँ पर दिया गया है। अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो द न्यूज मतलब कि जो समाचार है या खबर है, ये सच होने पर बहुत अच्छी है। यहाँ पे गलती कहाँ किया गया है, तो यहाँ पे अगर गलती की बात करेंगे तो वेरी गुड जो लिखा हुआ है ये गलती है, क्योंकि वेरी गुड के स्थान पर टू गुड होना चाहिए था। ठीक है, टू गुड होना चाहिए था, क्योंकि वेरी का प्रयोग अधिकता के अर्थ में होता है, जबकि टू का प्रयोग आवश्यकता से अधिक के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए था कि यह खबर सच होने पर बहुत अच्छी है, तो यानी पर यहाँ पे वेरी गुड की जगह पे टू का प्रयोग करा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करना है यहाँ पे। ठीक है, दिया गया है, इफ चिल्ड्रन स्पेंड टू मच टाइम वाचिंग टेलीविजन दे कैन रिलेट हेल्थ प्रॉब्लम फॉर डैश। यहाँ पे हमें भरना है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, क्या करेंगे। ठीक है, इम्फेटिक प्रोनाउन यहाँ पे भरा जाएगा, और कौन सा होगा वो, तो वो होगा देमसेल्व्स। ठीक है, देमसेल्फ मतलब कि यदि बच्चे टेलीविजन देखने में बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं तो वह किसके लिए जो है वह क्या क्रिएट करेंगे हेल्थ प्रॉब्लम फॉर, किसके लिए जो है वो समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह स्वयं के लिए जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करेंगे, तो यहाँ पे देम सेल्स उनके लिए लग जाएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले पे भी फिल इन द ब्लैंक्स करना है। मदर वाज टायर्ड, सी स्टेड अप ऑल नाइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसके अगर हम बात करेंगे तो मतलब माँ थक गई थी, मदर वाज टायर्ड मतलब माँ थक गई थी, और सी स्टेड अप ऑल नाइट मतलब सारी रात जागती रही। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा कोऑर्डिनेटिंग के लिए। यहाँ पे एट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, वाई ई टी एट का प्रयोग उचित है, क्योंकि इसके द्वारा दो अपोजिट स्टेटमेंट्स को परस्पर जो है मिलाया जाता है। अब इस वाक्य में दोनों क्लाज जो है इंडिपेंडेंट है। इस वाक्य में मदर वाज टायर्ड तथा स्टेड अप परस्पर क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एट का प्रयोग करना जरूरी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एट। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम्स मतलब हमें पर्यायवाची बताना है। इसमें किसका पर्यायवाची बताना है, तो पर्यायवाची हमें प्रिमिटिव का बताना है। प्रिमिटिव मतलब होता क्या है, प्रिमिटिव मतलब होता है प्रारंभिक, या फिर इसको प्राचीन कह सकते हैं, या फिर प्राथमिक कह सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये बनता है प्रिमिटिव का। तो इसका हमें जो है समानार्थी शब्द मतलब कि पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, एंशियंट। ठीक है, एंशियंट, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंटोनिम बताना है, मतलब कि विलोम शब्द बताना है। अगले प्रश्न में विलोम शब्द क्या होगा, इसका नॉमिनेट। नॉमिनेट मतलब होता क्या है, नॉमिनेट मतलब मनोनीत करना या फिर नामांकित करना, इसका अर्थ हो जाता है। तो इसका जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका विलोम बन जाएगा रिजेक्ट। रिजेक्ट करना मतलब कि खारिज करना। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न में भी हमें क्या बताना है, एंटोनिम। एंटोनिम किसका बताता है, इनफिर्म का बताना। ठीक है, अब ये सेंटेंस फॉर्म में प्रयोग किया गया है, तो इनफिर्म का मतलब क्या होगा, इनफिर्म का मतलब यहाँ पे हो जाता है कमजोर। कमजोर, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, कमजोर। तो इसका कमजोर का हमें अगर उल्टा विलोम शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमजोर का विलोम शब्द होता है मजबूत। तो मजबूत का इसमें इंग्लिश क्या हो जाएगी, रोबस्ट। ठीक है, रोबस्ट हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड। मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन ए स्टेट, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है, जो नौकरशाहों के द्वारा संचालित शासन होता है उसको कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है,
आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अगले में हमें कौन सा गलत वर्ड रूप में लिखा हुआ बताना है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं वॉरेशियस का, तो इसका गलत अर्थ लिखा हुआ, मतलब गलत इसमें स्पेलिंग लिखी हुई। इसका अगर हम देखेंगे तो शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है, तो वोरोवरसियस, मतलब CIOUS होता है। यहाँ पे देखिए आई मिसिंग है इसलिए गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, पेटू, भुक्खड़ या फिर लालची कह सकते हैं, इसका अर्थ होता है। चलिए अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है कि कौन सा इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट हुई चीज नॉट ग्रामेटिकली एरर इसमें से दिया गया है। ठीक है, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटर किंग ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो रेखांकित वाक्य जो दिया गया है ये बताना इसके बारे में कि क्या है ये। तो इसका प्रयोग अगर हम बात करेंगे तो गलत, इसके स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे, द ग्रेटेस्ट किंग। ठीक है, द ग्रेटेस्ट किंग लगाएंगे तो आंसर सी ऑप्शन होगा, क्योंकि वन आपके साथ जो है सुपरलेटिव डिग्री लगता है और ये जो लगा है कंपैरेटिव डिग्री लगा हो ग्रेटर। ठीक है, सुपरलेटिव इसका क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मतलब विलोम शब्द, किसका विलोम बताना हमें, हमें बताना है कॉन्फिडेंट का विलोम। कॉन्फिडेंट मतलब होता क्या है, कॉन्फिडेंट मतलब होता है विश्वस्त या फिर आत्मविश्वासपूर्ण या फिर विश्वासपात्र। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा संकालु या शक्की व्यक्ति, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफिडेंट। डिफिडेंट इसका कॉन्फिडेंट का विलोम डिफिडेंट हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं अगला 11 नंबर क्वेश्चन, चूज द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग मतलब इसका ही समानार्थी बताना है, ग्राफिक या पर्यायवाची। तो ग्राफिक मतलब होता क्या है, ग्राफिक मतलब होता है चित्रात्मक। ठीक है, ग्राफिक मतलब चित्रात्मक इसका अर्थ होता है, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा इसमें से, पिक्टोरियल। ठीक है, पिक्टोरियल जो दिया गया है ए पार्ट, इसका भी अर्थ होता है चित्रात्मक। ठीक है, चलिए फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सही रूप से कमेटी लिखा जाता है, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो कमेटी की अगर हम बात करेंगे तो बी पार्ट इसके लिए सही है, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में हमें बताना है इसमें से एरर कहाँ दिया गया है। ठीक है, आपका सेंटेंस ये है, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड द नेचर ऑफ द जॉब अर्लियर आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। यहाँ पे इफ आई वुड हैव जो अंडरलाइन किया हो, इसमें बताना है कि गलती क्या किया गया, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इफ आई वुड हैव जो लिखा हुआ है, इसके इसके स्थान पर हैड आई लिखा होना चाहिए था। ठीक है, हैड आई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नियम है कि यदि ऐसे वाक्य हों जो भूतकाल हों, मतलब पास्ट टेंस में हो, तो शर्त प्रकट करने वाले उपवाक्य जो होते हैं उसका अनुवाद प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, तथा दूसरा जो उपवाक्य में उसमें क्रिया का तीसरा रूप से पहले वुड हैव लगाते हैं। यहाँ हैड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करने पर इफ को ओमिट किया जा सकता है, तो इस तरीके से हैड आई रियलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, हैड आई रियलाइज्ड द नेचर ऑफ द जॉब्स एर्लियर आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। यहाँ पे वुड लगा हो तो इसलिए गलती कहाँ किया गया है, इसका मतलब हो जाएगा हैड आई बीन। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हैड आई बीन। ठीक है, रियलाइज, तो आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी में जो है दिया गया है, तो विकल्प सी हो जाएगा। यहाँ पे ऐड हाई बीन दिया गया, ये भी गलत है, सिर्फ ऐड हाई लगेगा। ठीक है, हैड आई लगेगा, हैड आई रियलाइज होगा, ना कि हैड आई बीन लगाए, तो बी यहाँ पे त्रुटि दिया गया है। तो इस तरीके से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव वन वर्ड, इसका मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। ठीक है, अकाउंट ऑफ मतलब किसी व्यक्ति के जीवन का स्वयं के द्वारा लिखा, हिमसेल्फ मतलब स्वयं के द्वारा लिखा गया विवरण जो होता है, मतलब अकाउंट मतलब विवरण। तो यहाँ पे उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी। क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, आंसर सी ऑप्शन। बायोग्राफी मतलब होता है जीवन परिचय, किसी का जीवनी। ठीक है, और ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रीअरेंज करना द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया इसको रीअरेंज करना है, जैसे कि पॉपुलेशन मिडिल क्लास इंक्रीजिंग इज कोस्ट लाइन्स अलोंग, इसको हमें एक उपयुक्त सेंटेंस बनाना, इसको रीअरेंज करके। तो यहाँ पे अगर हम रीअरेंज करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका पूर्ण वाक्य जो होगा वो हो जाएगा मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलोंग कोस्ट लाइन। ठीक है, तो आंसर क्या है, बी पार्ट करेक्ट है इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रीपोजिशन हमें लगाना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। ऑल द चिल्ड्रंस इन द क्लास आई फाइंड सुहाना टू बी मोस्ट अल्टरनेटिव। यहाँ अगर हम देखते हैं तो प्रीपोजिशन यहाँ पे एमंग का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दो या दो से अधिक जब व्यक्ति या वस्तु होते हैं तो वहाँ एमंग का प्रयोग करते हैं।
और सिर्फ जब दो व्यक्ति होता है तब उसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल द चिल्ड्रन एंड इन द क्लास, ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास आई फाइंड सुहाना टू बी मोस्ट अटेंटिव, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे इसके लिए एमंग का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चेंज द डायरेक्ट स्पीच इन टू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना हमें इस वाले सेंटेंस का। मरियम सेड आई वांट टू हैव सम मोर कुकीज, इसका हमें डायरेक्ट स्पीच बताना है, ठीक है। चेंज द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो दिया गया जो वाक्य है ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हम इसमें इन्वर्टर कामा को हटा देंगे और वहाँ पे जहाँ ये इन्वर्टर कामा हटेगा यहाँ पे कंजंक्शन दैट का प्रयोग हो जाएगा। और प्रोनाउन जो दिया गया आई का जो है आई को सी में तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब वांट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब वांटेड में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा मरियम सेड दैट सी वांटेड टू हैव सम मोर कुकीज। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है यहाँ पे। यू विल फॉल इल, यू डोंट कवर योरसेल्फ प्रॉपर्ली इन दिस टेरिबल वेदर। यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन भर जाए जिससे कि ये दोनों वाक्य जुड़ जाएं। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करेंगे तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ का प्रयोग करना यहाँ पे उचित हो जाएगा। यू विल फॉल इल इफ यू डू नॉट कवर योरसेल्फ प्रॉपर्ली, ठीक है। तुम जो बीमार हो जाओगे अगर तुमने अपने आप को कवर नहीं किया प्रॉपर्ली, तो यहाँ पे हो जाएगा इफ का प्रयोग करा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल। यहाँ पे भरना है ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही विन अ स्कॉलरशिप। यहाँ क्या भरा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 में हम क्या भरेंगे? तो यहाँ पे मॉडल वर्ब लगाया जाएगा मे, ठीक है। मे का प्रयोग करना उचित है क्योंकि मॉडल वर्ब मे का प्रयोग जो होता है वो किसी उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए करा जाता है। तो यहाँ आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंस विथ फॉर्म ऑफ सेंटेंस, यहाँ पे भरना है, क्या भरेंगे? आई वाज क्वार्टर पास्ट 10 वी डैश द न्यूज ऑन टेलीविजन, ठीक है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 के बीच में आपको ऑप्शन दिया गया ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। इसमें क्या भरा जाएगा? वाज वाचिंग होगा कि वर वाचिंग होगा कि इज वाचिंग होगा फिर या फिर वाचिंग होगा सिर्फ, ठीक है। बी लिखा है आईएनजी फॉर्म भरना, तो आईएनजी फॉर्म के साथ सहायक वर्ब तो होना चाहिए, तो इसमें नहीं तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। अब ए बी सी में आपको बताना, यहाँ पे आप टेंस देखना है। तो टेंस अगर देखेंगे आप इसको तो किस टेंस में लिखा हुआ है? ये जो लिखा हुआ है ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पे वी के साथ क्या हो जाएगा? वी के साथ होता है वर वाचिंग, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट, क्योंकि पास्ट टेंस में भाव जब प्रकट होता है तो वी के साथ प्लूरल नंबर में लगाते हैं। वी प्लूरल नंबर क्या हो जाता है? वर होता है, न कि वाज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विथ स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव चूज द करेक्ट इंटेंसिफायर टू द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। हाउ वाज योर एग्जाम? बी पार्ट है नॉट गुड, इट वाज डैश डिफिकल्ट। अब यहाँ पे हम भरेंगे, क्या भरा जाएगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भरा जाएगा रियली, क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप से कोई वस्तुता या यथार्थ में अगर किसी का प्रयोग बताना है वास्तविकता, तो उसको वहाँ पे रियली का भरा कर जाएगा, ठीक है। नॉट गुड, इट वाज रियली डिफिकल्ट। तो आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22-23 को मैंने रीअरेंज करना है, यहाँ पे एरर बताना है, ठीक है। द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस हैज एन एरर, मतलब जो वाक्य है वो एरर है। वाक्य में फाइंड आउट द व्हिच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एरर, ठीक है। द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज योर आंसर इफ योर आंसर इज डी पार्ट, तो इसका मतलब कि देयर इज नो एरर। तो यहाँ पे जो है ये वाक्य है और इसी वाक्य में ही हमें बताना है 22 में कि कहाँ पर एरर किया गया। एबीसी फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट, तो नो एरर। कहाँ गलती किया गया क्वेश्चन नंबर 22 में? तो यहाँ अगर हम देखते हैं सी पार्ट में, ठीक है, नीदर का प्रयोग किया गया। नीदर के स्थान पर यहाँ पे नन का प्रयोग करना चाहिए था, ठीक है। नन का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि नीदर जो होता है वो कोरिलेटिव कंजंक्शन का भाग होता है, जो नॉर के साथ दो व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। परंतु यहाँ पर वाक्य में नकारात्मक भाव प्रयोग करने के लिए इसमें एक वचनकर्ता के लिए नन का प्रयोग करना उचित है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, गलती है जो सी पार्ट में गलती है। चलिए, आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टूक द राइट डिसीजन इन द मैटर नो एरर। क्वेश्चन नंबर 23 में गलती किस वाले ऑप्शन में किया गया है? तो अगर आप ऑप्शन ए पार्ट देखते हैं, आफ्टर नोइंग ट्रूथ के अंतर्गत ट्रुथ शब्द जो होता है यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में लिखा हो। तो जब किसी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिगत रूप में होता है
तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं किया गया। तो एरर कहाँ पर है, ए पार्ट में एरर है। तो इस तरीके से यहाँ पे होना चाहिए आफ्टर नोइंग द ट्रूथ होना चाहिए, ठीक है, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है, इसलिए ये पार्ट गलती हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आई डैश ईट मीट बट आई बिकेम अ वेजिटेरियन 5 years ago, ठीक है। यहाँ क्या भर देंगे जिससे कि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो रिक्त स्थान पर यहाँ पे हो जाएगा यूज टू, आई यूज टू ईट मीट का प्रयोग करना उचित है, क्योंकि किसी आदत या हैबिट या किसी कार्य के बार बार होने का बोध कराने के लिए हम पास्ट टेंस में यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वाक्य से पास्ट टेंस का प्रयोग हो, मतलब ये बीकेम जो लिखा पास्ट टेंस का भाव प्रकट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे यूज टू का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ फ्रेजल वर्ब। व्हेन यू आर गोइंग टू डैश दोज डेकोरेशंस द वेडिंग वाज 2 weeks ago। तो यहाँ भरा क्या भरा जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये क्वेश्चन मार्क लगा हो, यानी कि ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। व्हेन मतलब कब, यू आर गोइंग कब जा रहे हो, टू दोज डेकोरेशन से उस डेकोरेशन में कब जा रहे हो। तो यहाँ देखिए रिक्त स्थान पर फ्रेजल वर्ब का टेक डाउन भरा जाएगा, ठीक है, टेक डाउन। टेक डाउन मतलब नीचे की ओर खींचना, क्योंकि टेक डाउन का अर्थ होता है टू रिमूव समथिंग दैट वाज प्रीवियसली पुट अप आर पुट इन प्लेस। तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 26, जो कि आपके हिंदी से होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इनमें से पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो इसमें सारसो, मकई, मूंग, सारस, तो सारस हो जाएगा पुल्लिंग, आंसर सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए कौवा के स्त्रीलिंग निर्धारण के लिए क्या करते हैं। तो कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए हम कौवा के पहले हम मादा लगा देते हैं, तो वो मादा कौवा लिख देते हैं, तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। कुछ उदाहरण जैसे कि कौवा है गया तोता, तोता को अगर स्त्रीलिंग बनाना तो मादा तोता, भेड़िया को बनाना तो मादा भेड़िया, मक्खी को बनाना तो मादा मक्खी, ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं। चलिए चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है। चाकू शब्द, तो देखिए चाकू शब्द की अगर हम बात करते हैं तो चाकू का शब्द का बहुवचन चाकू ही रहता है, तो आंसर डी ऑप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन के रूप में होता है, चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। चलिए दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो उसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो 4 हैं, ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो इस तरीके से 4 संयुक्त व्यंजन है जिनको कहा जाता है, तो आंसर इसका ए पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, अचूक विशेषण। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा बताना है, कौन सा हो जाएगा। अचूक विशेषण के साथ हम संज्ञा कौन सा प्रयोग करेंगे। तो देखिए अचूक विशेषण के साथ संज्ञा प्रयोग होगा तो इसमें अचूक निशाना प्रयोग होता है, तो आंसर सी ऑप्शन है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में दिए गए विकल्प के अनुसार निजवाचक सर्वनाम आता है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए वह अच्छी लड़कियां हैं, वह अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण कौन सा है। इसमें से विकारी विशेषण की बात करेंगे तो इसमें वह शब्द जो है क्या है, विकारी विशेषण है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब विकारी क्या होते हैं कि वह विशेषण होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी विशेषण। तो आंसर सी ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानना है। तो यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो इसमें गणवाचक विशेषण है, ठीक है, गणवाचक विशेषण। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी पार्ट हो जाएगा, जो कि आपका ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है। तो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु, तो आंसर इसका ए ऑप्शन है, हो जाएगा, ठीक है, धातु कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया वो होता है जिस पर कर्ता पर ही कर्म मतलब कर्ता पर ही जो है फल पड़े, उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे अकर्मक कहा जाता है। तो अकर्मक क्रिया का फल क्या होता है, कर्ता पर पड़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन ए में देखता हूँ, तो पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है मतलब इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। इसमें पक्षी में हमें बताना रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है। तो देखिए वाक्य में रेखांकित शब्द का अभिप्राय है मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी को देखी, ठीक है, पक्षी देखे मतलब इसका मतलब हो जाता है पक्षी को देखी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का कारक हो जाएगा यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन। चलिए मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताना। मैं पर रेखांकित किया हुआ, तो मैं किस वाले कारक में आता है, तो मैं का जो है अधिकरण कारक में आता है, ठीक है, मैं पर यह किसका है, अधिकरण कारक का है।
तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अन्न और अन्य, इसका सही अर्थभेद बताना है। पहले वाले अन्न का अर्थ है और दूसरे वाले अन्न क्या अर्थ क्या होता है। तो पहले वाले अन्न का अर्थ होता है अनाज और दूसरे वाले अन्न का अर्थ होता है दूसरा, मतलब कि अन्न का, इसका अन्न मतलब होता है दूसरा, तो अनाज और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर अगले 39 नंबर से 43 नंबर तक आपको इस गद्यांश को पढ़ना और गद्यांश से क्वेश्चन को आंसर देना है, ठीक है। गद्यांश को पढ़ लिया गया आप लोग और हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस अवतरण का एक उचित शीर्षक बताना है। तो यहाँ पे शीर्षक क्या हो जाएगा, शीर्षक की बात करेंगे तो आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको इसमें प्रेम के बारे में ज्यादा बातें कही गई हैं, तो यहाँ पे इसका उचित शीर्षक हो जाएगा प्रेम, ठीक है, क्योंकि इस अवतरण का केंद्रीय विषय क्या है, प्रेम है। चलिए, प्रेम के कितने रूप होते हैं, तो गद्यांश के अनुसार जब आप पढ़ेंगे तो प्रेम के अनेक रूप होते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, देश प्रेम, ईश्वर प्रेम, ये सभी आते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए बी सी और देश प्रेम। चलिए, समाज में रहने वाले अपराध, समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है। तो देखिए, अवतरण के प्रारंभिक जब 2 पंक्तियों से आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण प्रेम का अभाव है। तो आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 समुदाय और 2 राष्ट्र को कौन सी भावना जोड़ सकती है। तो गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि वो भावना कौन सी है, तो प्रेम की भावना है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए। तो गद्यांश से समझ में आता है कि आतंकवाद को मिटाने के लिए आपको इसमें एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना जगाना चाहिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, अगले प्रश्न में हमें विलोम बताना है, किसका सापेक्ष, सापेक्ष का विलोम क्या होगा, ठीक है। सापेक्ष का विलोम क्या होगा ये बताना है। तो देखिए, सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष, जो कि दिया गया है सी पार्ट में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताना है। तो इसका मतलब होता है डींग मारना, ठीक है। आंसर सी ऑप्शन जो है डींग मारना। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताइए। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है, उत प्लस ज्वल होता है। उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल मतलब जो कि ए पार्ट में दिया गया और किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार की संधि जो होती है व्यंजन संधि की उदाहरण होती है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह एक प्रकार का जो है इच्छा व्यक्त कर रहा है शरीर, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से एक शब्द वर्तनी अशुद्ध है, इसमें से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी है। तो विकल्प सी में जो है वर्तनी अशुद्ध लिखा हुआ जागृत, बाकी सारे सही हैं। जागृत ये लिखा हुआ गलत है, क्योंकि इसको हम लिखा जाता है इस तरीके से, जागृत ना कि जागृत, इस तरीके लिखा जाता है, तो ये गलत है सी पार्ट। चलिए, वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें किस रस की सृष्टि की गई है। तो वीरों का कैसा हो बसंत इस कविता में वीर पुरुषों के घटनाओं के नाम लेकर लंका और कुरुक्षेत्र का स्मरण करके त्रेता और द्वापर युग की वीरता के महत्व का वर्णन किया गया इसमें। तो ये बसंत पर्व को रक्त पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। अतः इसमें किस प्रकार का रस है, ये वीर रस के उदाहरण है। तो आंसर एक का ये पार्ट हो जाएगा। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना के रूप में जागृत रहता है, किस भावना में जागृत रहता है। तो यहाँ पे स्वाभाविक हो जाएगा, ठीक है, स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। चलिए, ये हो गया हिंदी के। अब देखेंगे हम जीएस के क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन पूरे होंगे हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, सितंबर 2024 में ओलंपिक पदक विजेता मानु भाकर को किस मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। तो ये बनाया गया है पोत और परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर इसकी बनी है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र, इसकी स्थापना की गई है पटना में, बिहार में। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। सितंबर 2024 में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता गया है, ये चीन में आयोजित हुआ था। पहली बात, चीन में आयोजित इसका हुआ था और इसमें खिताब जो है चीन को पराजित करके भारत ने जीता है, ठीक है। तो पहले नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर इसमें चाइना था। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, कोई करंट अफेयर से मैंने 5 वीडियो अपलोड किया है, आपको लिए बहुत हेल्पफुल होगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ संबंधित है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है ये केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित है। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की स्थापना पाल शासकों ने किया है। पाल वंश के शासक की बात करेंगे तो धर्मपाल आते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल वंश के शासकों ने किया है, सॉरी विश्वविद्यालय होगा। तो पाल वंश के शासकों के द्वारा
जो पाल वंश के शासक का स्थापना किसने किया है? धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल संस्थापक रहा था धर्मपाल। धर्मपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी 8वीं सदी के अंत या 9वीं सदी की शुरुआत में वर्तमान बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है निर्माण ये स्थापना किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। चलिए, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किसके विभाजन की घोषणा किया था? तो कर्जन के अनुसार जो है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने कहाँ पर जो है भारतीय ध्वज फहराया था? तो इन्होंने जो है, अगर हम बात करें मैडम भीकाजी कामा की, तो इन्हें भारतीय क्रांति की मां के रूप में ये विख्यात हैं। और इन्होंने जो है जर्मनी में अपना, जर्मनी के एक शहर है स्टुटगार्ट, तो वहां पे इन्होंने समाजवादी सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन था, तो वहीं पर इन्होंने 1907 में झंडा फहराया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? इसमें से कोई अनुच्छेद 17 में दिया गया उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 14 दिया गया अस्पृश्यता का उन्मूलन, 15 दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 19 दिया गया है वाक स्वातंत्र और स्पष्ट विशिष्ट अधिकारों का संरक्षण। इसमें से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित है? तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो डी पार्ट सही है। ठीक है, अनुच्छेद 19 का जो दिया गया है ये सही है, बाकी सारे जो है वो असुमेलित दिए गए। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन का जो है दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है। सही ऑप्शन इसमें डी पार्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा है? केंद्र सरकार का विधायी अंग इसमें से अगर देखा जाए तो संसद होगा। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? तो इन्हें अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश, इनको सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है, के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 62, नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में जो है स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में होता है ये बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर बी पार्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में जो है अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, जो वहीं पर उद्गमित होती है। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित से किस राज्य में स्थित है? तो दाची गांव जो पड़ता है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल इसमें से गेहूं हो जाएगा। ठीक है, गेहूं के अलावा धान की भी फसल होती है, निर्वाह फसल का उदाहरण है। ठीक है, गन्ना जो है, गन्ना आपका इसमें आता है नकदी फसल के अंतर्गत। तो आंसर बी ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? इनमें से तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो विशाखापत्तनम में इस्पात संयंत्र है ये कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चाल का एसआई मात्रक पूछा गया। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, आंसर सी ऑप्शन राइट है। ये किस प्रकार की राशि है? तो ये अदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न है, जीपीआरएस का फुल फॉर्म बताना है। जीपीआरएस, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस इसका फुल फॉर्म बनता है। ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से पर्याप्त मात्रा न मिलने पर किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो सूर्य के प्रकाश अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो वहाँ पर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। चलिए पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पे क्या भरेंगे? तो पौधों पोषक तत्व की अगर हम बात करेंगे तो पोषक तत्व वह रसायन होता है जो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें पौधों की, तो पौधों में 17 तत्वों का अनिवार्य पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। और इसमें से अगर बात करेंगे तो उसमें एच आता है। ठीक है, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। तो ये सभी तत्व जो है पौधों को चाहिए।
और इन पोषक तत्वों की आवश्यकता वृद्धि के लिए होती है जिनकी आपूर्ति मिट्टी, जल और वायु के द्वारा किया जाता है। तो मिट्टी, जल और वायु भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, घेंघा रोग में किस ग्रंथ के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? तो वो किसमें वृद्धि होती है घेंघा रोग में? तो आयोडीन युक्त जो हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल होता है जिसे थायराइड ग्रंथ से स्रावित करने के लिए जो है प्रेरित करने वाला हार्मोन थायरोट्रोपिन या फिर TSH इसको कहते हैं होता है। तो शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है जिसके कारण थायराइड ग्रंथ के अगले भाग में सूजन आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे एंजाइम के रूप में जाना जाता है? इसमें से एंजाइम के रूप में इसमें से अगर देखा जाए तो जैविक उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एंजाइम किसके रूप में जाना जाता है? जैविक उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को संदर्भित करता है? इसमें से क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी कर देंगे तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है। कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान, जिसे कथक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, ये नई दिल्ली में स्थित है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74, भीमबेटका की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में है? भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ती हैं। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। मिडनाइट्स चिल्ड्रंस निम्नलिखित में से किस लेखक के उपन्यासकार को, इसके लेखक का उपन्यास कौन है? ठीक है, किस लेखक का उपन्यास है ये बताना। मिडनाइट्स चिल्ड्रन, तो इसके अगर बात करें तो ये इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखेंगे लास्ट 25 क्वेश्चन जो मैथ के। तो चलिए, मैथ के क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए आलेख में 5 अलग अलग दुकानें हैं ABCD, और इसके द्वारा पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में बेचे गए खिलौनों की संख्या को दर्शाया गया है। हमें इसमें बताना है, क्या बताना है? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है कि दुकान ABC द्वारा पहले सप्ताह में बेचे गए खिलौनों की कुल संख्या और दुकान CDE के द्वारा दूसरे सप्ताह में बेचे गए कुल खिलौनों की कुल संख्या का अनुपात याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ABC के द्वारा पहले सप्ताह में बेचे गए खिलौनों की संख्या अगर हम निकालते हैं तो कितना निकाला गया है? A के द्वारा बेचा गया 20, B के द्वारा 40 और C के द्वारा 30। तो इन सभी को हम जोड़ देंगे तो 20 प्लस 40 प्लस 30 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि CDE के द्वारा दूसरे सप्ताह में बेचा गया, तो C के द्वारा 20 बेचा गया, D के द्वारा 60 और E के द्वारा 50। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 60 प्लस 50। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 40 20 60 30 90 हो जाएगा। अगर 60 20 80 और 8 5 13 130 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा? 9:13 हो जाएगा। ठीक है, 9:13 इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट है। इस तरीके लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या दिया गया है कि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु। ठीक है, कोई रेखा है AB, इसका मध्य बिंदु P है। अब P के निर्देशांक क्या है? 1,3 और A के निर्देशांक है -3,8। तो B का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो B के निर्देशांक हम मान लेते हैं जो है X और Y है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से होता है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है? अब आपको यही लगाना है इसमें। ठीक है, निर्देशांक, इसका फार्मूला क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का मान ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y1 दिए हो जाएगा और ये y बराबर, ठीक है, यहाँ पे y बराबर y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो x का मान 1 हो जाएगा, ये मान x और y दिया गया है, और यहाँ पे x1 का मान -3 है। ठीक है, तो x1 हो जाएगा -3 प्लस x2 निकालना है। ठीक है, x2 निकालना है बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x2 निकालेंगे क्या आ जाएगा? x2 बराबर 5 आ जाएगा। इसके बाद पुनः अगर हम देखते हैं तो y बराबर 3 दिया गया, तो 3 बराबर y1 हमारा ये है। ठीक है, ये x2 y2 है।
तो y1 8 है प्लस y2 निकालना है बटे 2। तो यहाँ से निकालेंगे y2 बराबर, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 8, तो y2 बराबर हो जाएगा -2। तो हमारा जो दूसरा बिंदु है वो क्या हो जाएगा 5 कामा -2। यही आंसर हो जाएगा 5 कामा -2, जो कि दिया गया है डी पार्ट में। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है। 9 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 3.3 मीटर लंबी होने पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। 9 मीटर ऊंचा मान लीजिए कोई खंभा है और इसकी छाया जो है कितनी है 3.3 मीटर लंबा। सूर्य का उन्नयन कोण इस पर बताना है क्या होगा। ठीक है, उन्नयन कोण बताना है। उन्नयन कोण मान लेते हैं थीटा है, ये 9 मीटर लंबा है और ये 3.3 मीटर लंबा है। तो यहाँ पे अगर हम tan थीटा का फार्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो बेस है 3√3 के, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको हम ऊपर वाले को 9 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 3√3, तो 3√3 ऊपर कर देंगे तो हमारा नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 3√3 इंटू √3 हम लिखेंगे नीचे वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जो है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा tan थीटा बचेगा √3। अब √3 किसका मान होता है, तो ये वैल्यू होती है tan 60 की, tan 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 डिग्री हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा बी पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज दिया गया है KLM और इसमें M क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं हम इसको एक तरफ से इस तरीके से। ठीक है, ये 90 डिग्री है, AM है 90 डिग्री और KM। अब KM की अगर हम बात करते हैं KM, तो KM बराबर 12 और LM बराबर 5, ये L हो गया। तो हमें सेक L बात कर निकालना, इसका सेक L मतलब इस वाले का हमें जो है ये निकालना है कोण कितना होगा। तो यहाँ पे KM बराबर 12 दिया गया है, LM बराबर 5 दिया गया, तो अगर हम LK निकालते हैं तो क्या हो जाएगा √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 13। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 13। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है एल के, मतलब कि कर्ण हो जाएगा। ठीक है, एल के अपान एल एम मतलब कि आधार, तो एल एम हो जाएगा। तो एल के मान का 13 है, एल एम का मान 5 है, तो 13/5 हमारा सेक एल हो जाएगा। सेक एल क्या हो जाएगा 13/5, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या और इसके अंकों का परस्पर स्थान विनिमय करके प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर 45 है। तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना होगा और ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, ये दोनों बताना है। तो यहाँ पे अगर संख्या हम मान लेते हैं, संख्या मूल संख्या जो हमारी है वो कितनी है, मूल संख्या बराबर हो जाएगा 10x + y के। ठीक है, हमारी संख्या मान लीजिए मूल संख्या ये है। अब अगर हम जब अंक बदलते हैं, स्थान बदलते हैं, तो हमारी दूसरी संख्या जो आएगी वो क्या आ जाएगी 10y + x, 10y + x हो जाएगा। अब अंकों के स्थान पर बदलने पर अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि 10x + y 10x + y माइनस 10y + x अगर करते हैं तो ये डिफरेंट किसके बराबर है, ये 45 के बराबर है। ठीक है, ये 45 के बराबर है, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो हमारा 45 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो 10x, अगर ये माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो आपका आ जाएगा 9x - 9y बराबर 45। तो यहाँ से x - y बराबर आ जाएगा 5। तो जो पूछा गया है कि उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5। अब ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, तो ऐसी 4 संख्याएं कौन कौन सी बन सकती हैं, एक 16। ठीक है, एक संख्या तो ये होगी 16, 16 हो गया। दूसरी संख्या कौन सी बन सकती है, अब इनके देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है 5 है। 27 दूसरी संख्या हो सकती है, तो इसकी भी दोनों के बीच का अंतर कितना है 5 है। 38 हो सकती है और एक है 49। तो ये 4 संख्याएं बन सकती हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 और 4, 5 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा डी पार्ट में दिया गया। चलिए
क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है? 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया P बराबर एक्स अपान वाई प्लस जेड और Q बराबर वाई अपान एक्स जेड प्लस एक्स और R बराबर जेड अपान एक्स प्लस वाई। इस तरीके से एक सिमिलर पैटर्न में दिया गया। हमें पूछा क्या गया? 1/2 + 2p प्लस 1/2 + 2q प्लस 1/2 + 2r, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए आपको एक तो ये लगाना है कि अगर इस तरीके से आपको कहीं मिल जाए, ठीक है, x/xyz ऊपर और xyz 2xyz नीचे है, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में इसका फाइनली आंसर 1 आता है। लेकिन हम इसको लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें निकालना जो मान है पहला 1/2 + 2p, ठीक है, प्लस 1/2 + 2q प्लस 1/2 + 2r, ये हमें निकालना है। तो हम इसका वैल्यू अगर रखते हैं इसमें 1/2 + 2 इंटू एक्स अपान वाई प्लस जेड हो जाएगा ये, ठीक है, एक में हो जाएगा। प्लस दूसरे में अगर हम वैल्यू लगते हैं तो 2/2 इंटू वाई प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा इस तरीके से। प्लस तीसरे में हम रखते हैं तो 1/2 + 2 इंटू आर का मान है जेड प्लस एक्स प्लस वाई, जेड अपान एक्स प्लस वाई, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2, देखिए अब इसको अगर हम लेते हैं एलसीएम तो ये क्या हो जाएगा? 2x + 2z + 2x, ठीक है, 2y + 2z + 2x और ऊपर चला जाएगा ये दोनों तो y + z आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x + y + z हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? z + x ऊपर आ जाएगा और ये इसमें जब एलसीएम आएगा तो 2z + 2x और उधर प्लस 2y, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो x + y + z यहाँ पर भी बचेगा। इसके बाद फिर x + y ऊपर आएगा और अपान करके 2 इंटू एक्स + y + z, इसका भी यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीनों का क्या है? एलसीएम बराबर है, तीनों का क्या है? एलसीएम बराबर है, तो हम ऊपर वाले को जोड़ देंगे। ऊपर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? y + z + z + x + y, ये हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 2x + y + z। अब ये जोड़िए, देखिए 2 बार z है, 2 बार y है, 2 बार x है, तो दोनों जोड़िए तो 2 हो जाएगा, 2x + y + z हो जाएगा, 2 इंटू एक्स + y + z हो जाएगा। दोनों सेम है तो हमारा आंसर यहाँ पे कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 बी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 120 मीटर कपड़ा का मूल्य जो कितना है? 9,600 रुपये है। तो उस कपड़े का 147 मीटर का मूल्य ज्ञात करना हो जाएगा ना, इजी है, आराम से इसको निकाल के बताइएगा किसका कितना राइट आंसर आएगा, ठीक है, 82 का कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में हमें भी मान निकालना है, तो ये निकल सकता है इजीली, आप इसको निकालिएगा, ठीक है। हम देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया, a बराबर 0.4 का स्क्वायर और b बराबर 0.04, ठीक है, ये दिया गया है, और c बराबर 2/5। तो तीनों के बीच का संबंध हमें ज्ञात करना क्या होगा? तीनों के बीच का संबंध, तो देखिए यहाँ पे अगर हम c बराबर 2/5 जो लिखा हुआ है इसको भाग करते हैं 5 से तो कितना आ जाता है? 0.4। तो इस तरीके से अब देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो c सबसे बड़ा है, ठीक है, 0.4 है। इसके बाद इससे छोटा कौन सा है? तो इससे छोटा a हो जाएगा, ठीक है, इससे छोटा क्या हो जाएगा? ए का जो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.16 आ जाएगा, तो जो कि इससे किससे? सी से छोटा हो जाएगा। सी सबसे बड़ा, फिर ए हो जाएगा इससे छोटा, फिर इससे छोटा जो है बी है, ठीक है, तो ए फिर इससे छोटा बी, तो इस तरीके से सी सबसे बड़ा, फिर ए, फिर बी, तो सी सबसे बड़ा, फिर ए, फिर बी, तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में हमें जोड़ना है, जोड़ सकते हैं आप इसको आराम से, ठीक है। दिया गया है क्या? 1/9 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72, ये हमारी वैल्यू दिया गया है। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, इस 1/9 को ऐसे रखते हैं, यहाँ पे इसको तोड़िएगा तो क्या लिखा हुआ? 1/2 माइनस 1/3, 1/6 को लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं, सॉरी 6 पंचे 30, यहाँ पे हम 12 का जोड़ते हैं, 3 और 4 हो गए यहाँ पर, 3 और 4, ठीक है। इसके बाद प्लस करके फिर 1/4 माइनस 1/5,
इसी तरीके से फिर आगे हम इसको जोड़ेंगे 30 वाला, तो 1/5 माइनस 1/6 हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस 1/6 माइनस 1/7 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे 56 का हम तोड़ेंगे तो 1/7 माइनस 1/8 हो जाएगा। इसी तरीके से 1/8 माइनस 1/9 हो जाएगा, ठीक है। 72 का, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या होगा। अब 1/2, यहाँ पे 1/3 प्लस 1/-3, इस तरीके देखते हैं तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब 1/9 माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस, तो ये भी कैंसिल, तो बचेगा क्या, 1/2 सिर्फ बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा हमारा। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा फाइनल 1/2, ए पार्ट करेक्ट, ए पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 86 नंबर दिया गया 0.363636 और डॉट 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 ऐसे होता चला जा रहा है। इसको भिन्न में बदला जाए तो परिणाम क्या होता है। इस तरीके देखिए रिपीटेशन किसका हो रहा है, 36 का हो रहा है, मतलब कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.36 के ऊपर बार लगा सकते हैं, ठीक है। ये बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, जब बार लग जाता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 99 से जितने पर लगेगा उससे 9 से भाग करेंगे, तो इसको अगर भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा, 4/11। यही हमारा इसका भिन्न हो जाएगा, 4/11। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि एक पंखे का मूल्य पहले 28% की कमी की जाती है, फिर 35% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी मूल्य जो है वो हमारा 1215 रुपये है। तो पंखे का हमें क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। मूल्य बताना है, मतलब पहले वाला मूल्य। तो मान लेते हैं पहले मूल्य कितना था, x रुपये था। x रुपये पर 28% की कमी, मतलब x का कितना हो जाएगा, ये 72/100 बचेगा। अब प्लस फिर इसके बाद 35% की बढ़ती, तो x का 135/100, ये अब जाके आया हमारा 12/15 के, ठीक है। हमारा ये बचा, तो इसके बराबर कर देंगे। तो सॉल्व के लिए यहाँ से आपका x का मान पता चल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे गुणा भाग, तो आपका x बराबर आ जाएगा 1250 रुपये। आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया किसी प्रायोगिकता क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ गई, फिर दूसरे वर्ष में 8% बढ़ गई, फिर तीसरे वर्ष में 10% की कमी हो गई, ठीक है। ये बताया गया है। तो वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणु की संख्या 21,384 है, तो प्रारंभ में जीवाणु की संख्या कितनी थी। तो क्या करेंगे, जब 10% बढ़ी मतलब 1/10 हो जाएगा, मतलब कि 10 था तो 11 हो गया। 8% बढ़ा मतलब कि 8/100 हो गया, मतलब कि 4 दूनी 8 और 4×5=100, तो 2/25 हो गया, मतलब कि पहले था 25 तो फिर हो गया 27। फिर कह रहा 10% की कमी हुई, यानी कि 1/10, मतलब 10 था अब 9 हो गया। तो टोटल ओवरऑल तीनों साल में अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2500, और ये हो जाएगा 11 × 27 × 9 हो गया। और ये क्या दिया गया, 11 × 27 × 9 रेशियो के दिया गया है, कितना दिया गया है, 21,384 के, ठीक है। तो इसको अगर हम एक रेशियो निकालते हैं तो 21,384/11 × 27 × 9 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जीवाणु की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, मतलब 2500 रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक रेशियो का हमारा मान ये पता हो गया, तो इसमें हम 2500 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा पहले वाला मान आ जाएगा, मतलब प्रारंभ में कितनी थी वो आ जाएगा। अब इसको आप कर लीजिएगा सॉल्व करने के बाद आपको इसका मान पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करिएगा, तो यहाँ से क्या करिएगा, इसको 9 से डिवाइड करिएगा। 9 दूनी 18, 3 21, 9 3 27, 6 आएगा 68 हो जाएगा, 9 छक 54, 9 छक 54, ठीक है। 9 सते 63 जाएगा, 5 बचेगा, 9 छक 54, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद 11 से कैंसिल करिएगा। 11 दूना 22, 1 17, 11 कम 11, 6 16, जो 66, 11 छक्का 66 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बचेगा 27 216, ठीक है। तो इसको काटिएगा 9 से, 9 3 27, 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, ठीक है। फिर 3 से कैंसिल करिएगा, 3 8 24, तो हमारा जो 1 रेशियो आ जाएगा वो मतलब 25 रेशियो आ जाएगा प्रारंभ में, वो 2500 × 8, 25 8 200 और 2 0, तो हमारा प्रारंभ में किसकी संख्या थी कितनी, 20,000। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89।
89 नंबर क्वेश्चन है, एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य मतलब कि MRP बराबर दिया गया है 4200 रुपये। दुकानदार इस पर 5% की डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो 5% डिस्काउंट देता है मतलब 5/100 यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10 मतलब कि 1/20 मतलब कि 20 रुपये MRP है, तो उस पर 1 रुपये डिस्काउंट कर दिया तो उसको कितने में बेचेगा? 19 रुपये में। ठीक है, 19 रुपये में बेच दिया मतलब कि 19 रुपये उसका SP होगा, सेलिंग प्राइस, ये हो गया उसका MRP। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि यदि उसका लाभ 14% है, 14% का लाभ कमाता है मतलब कि 14/100 यानी कि अगर 100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है तो उसको बेचता कितने पर? 114 रुपये में। अब देखिए क्या करना है हमें। हमें यहाँ पे जो है सेलिंग प्राइस जो है हमारा सेम नहीं है, सेलिंग प्राइस हम सेम करेंगे। ऊपर है 19, नीचे है 14, तो इसको हम क्या करेंगे? 6 से अगर गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है 114, ये हो जाएगा 120। ठीक है, हमारा जो है तब MRP हो जाएगी 120 और जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमारा 114 हो जाएगा। अब देखिए दोनों सेलिंग प्राइस बराबर है, तो इसका मतलब कि अब हम यहाँ से ले सकते हैं रेशियो। तो देखिए, तो दिया गया है 120 रेशियो के दिया गया कितना? 4200। तो एक रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा? 4200/120। यहाँ से कैंसिल करेंगे 12, कितना जाएगा? 12 से इसको कैंसिल करिएगा तो 12 तिया 36 और 4 2 6, 12 पंचे 60, तो एक रेशियो की वैल्यू 35 आ जाएगी। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है? CP हमारा है 100 रेशियो की, तो 100 रेशियो निकाल लेंगे तो 35 × 100 बराबर 3500 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3500 हमारा राइट आंसर क्या है? 3500। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 9:8 है, मतलब 8 रुपये में खरीदा गया, 9 रुपये में बेचा गया, तो 1 रुपये का लाभ हुआ। किस पर? 8 रुपये पर, बटे 100 कर देंगे, तो यही हमें निकालना था प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे आ जाएगा 12.5%। ठीक है, 12.5%, 12.5% इसका हो जाएगा। ये था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 की ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेची और बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए सी को बेच दिया। यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है तो बी द्वारा अर्जित लाभ परसेंटेज ज्ञात करिए। ठीक है, बी द्वारा अर्जित लाभ परसेंटेज हमें ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में देखते हैं कि मान लेते हैं, माना ए ने x रुपये में खरीदा था। ठीक है, ए के द्वारा x रुपये में खरीदा गया था, x के द्वारा CP। तो बी के द्वारा कीमत कितनी अदा की गई? बी के द्वारा, तो यह जाएगा x इंटू 125/100। ठीक है, क्योंकि बी को 25% के लाभ पर बेच दिया गया, तो ये हो जाएगा 5x/4। तो ये बी के द्वारा अदा करा गया। ठीक है, बी के द्वारा इतना पैसा दिया गया 5x/4 उस वस्तु के लिए। अब इसलिए सी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? सी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो सी को मिलता है 30% से अधिक है। ठीक है, सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो ए का हमने माना x रुपये क्रय मूल्य, तो x का 30% अधिक हो जाएगा, तो x का 130/100 कर देंगे, तो यहाँ से इसका प्राप्त हो जाता है 13x/10 सी के लिए क्रय मूल्य। ठीक है, तो सी, चूंकि सी का क्रय मूल्य जो है, सी का क्रय मूल्य जो है वो बराबर है बी के विक्रय मूल्य से। ठीक है, बी के विक्रय मूल्य से बराबर है। क्वेश्चन में दिया गया है कि बी ने निश्चित लाभ अर्जित करते हुए सी को बेच दिया, तो यहाँ पे बी को जो प्राप्त लाभ होगा वो कितना होगा? बी को प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा? बी को प्राप्त प्रॉफिट जो होगा वो हो जाएगा 13x/10 माइनस 5x/4 घटा देंगे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 20। ठीक है, 10 दूना 20, तो 13 दूना 26x माइनस 5x, 5x है तो 5 5 25x, तो ये हो जाएगा हमारा 1/20, मतलब कि x/20 रुपये जो है बी को प्रॉफिट होगा, x/20 रुपये बी को प्रॉफिट होगा। तो बी को प्राप्त जो लाभ है वो परसेंटेज कितना हो जाएगा बी के द्वारा? परसेंटेज में अगर देखेंगे तो इसको x/20 रुपये की प्राप्त हुई है किस पर? इस
इस पर हुआ है 5x/4 पर, ठीक है, 5x/4 पर प्रॉफिट हुआ है तो इंटू 100 कर देंगे तो हमारा जो है प्रॉफिट निकल के आएगा। 4 ऊपर जाएगा 20 इधर जाएगा तो x/4/5 x/20 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा, 5 से 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 4% हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगी। 4% क्या हो जाएगी, फाइनल वैल्यू हो जाएगी। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट। इस तरीके लगा लेंगे। चले क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है 100 छात्रों का औसत भार दिया गया है, कितना है, 34 किलोग्राम है। प्रथम 49 छात्रों का औसत भार है कितना, 34 किलोग्राम। तो अंतिम 50 छात्रों का औसत भार जो दिया गया वो कितना दिया गया, 32 किलोग्राम। तो 52वें छात्र का भार कितना है ये बताना है हमें, ठीक है। 52वें छात्र, तो हम मान लेते हैं 52वां जो छात्र है उसका जो है भार x किलोग्राम है, ठीक है, x किलोग्राम उसका जो है भार है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे, ठीक है। टोटल कैसे निकलेगा, देखिए दिया गया है 49 छात्रों का औसत भार 34, तो 49 गुणे 34 है तो टोटल निकल आएगा, प्लस 50 छात्रों का 32 दिया गया, 50 गुणे 32 कर देंगे, और प्लस x किलोग्राम 52 का तो उसको जोड़ देंगे। ये बराबर की दिया जाएगा 34 गुणे 100 टोटल के। टोटल उसका भार 34 गुणे 100 है। इसको कर लीजिएगा सॉल्व, तो गुणा भाग करिएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 1666 प्लस 50 गुणे 32 ये हो जाएगा 1600 प्लस x बराबर 3400, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3266 प्लस x बराबर 3400, तो x बराबर 3400 माइनस 3266, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 134 किलोग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा 134 किलोग्राम, ठीक है, डी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 नंबर को, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 5:3। मतलब कि अगर हम मानते हैं तो 5x हो जाता है, इनका जो है 3x मान लेते हैं। इनके निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल, तो इनको हम करते हैं गुणनफल, तो ये हो जाता है 960। तो यहाँ से अगर हम गुणा भाग करेंगे तो 5 या 15x² बराबर 960 के, तो x² बराबर 15 से डिवाइड करेंगे, 15 छक्का 90, 6 15 3 45 15 चौको 60, तो x बराबर आ जाएगा 8। तो हमारी जो वैल्यू है पिता की आयु हो जाएगी 8 पंचे 40, ठीक है। तो 40 प्लस 6 तो 46 हो जाएगा पिता की आयु, और 3x तो 8 3 24 प्लस 6 30 हो जाएगी पुत्र की आयु। तो इन दोनों का हमें ज्ञात करना है क्या, अनुपात, तो कर देंगे 46:30 के, ठीक है। ये कैंसिल होगा, 46:30 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका सिर्फ 23:15 के। तो यही हमारा फाइनल वैल्यू है, ठीक, 23:15। इजी था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। 94 नंबर क्वेश्चन है, मोहित एक काम का 2/3 भाग, 2/3 भाग जो है ये 24 दिनों में करता है। मोहित 24 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है। तो उस काम का 1/9 भाग, तो हम पहले निकालेंगे पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, 24 गुणे 3/2 कर देंगे, ठीक है। तो 2 12 3 36, तो 36 दिन में उस काम को पूरा समाप्त कर देगा अकेले। तो उसी काम का 1/9 भाग कितने दिन में करेगा, लगने वाला जो समय है 1/9 भाग के लिए, तो ये हो जाएगा 36 गुणे 1/9 यानी 9 चौक 36, तो 4 दिन उसको लगेगा, ठीक है। 1/9 भाग करने में कितने लगेगा, 4 दिन, तो 4 दिन इसका राइट, ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है, एक आशीष कार्य का 2/3 भाग 22 दिनों में कंप्लीट करता है, तो वो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब 22 दिनों में पूरा करता है तो पूरा काम समाप्त में समय लेगा 22 गुणे 3/2 कर देंगे, तो 2 11 दूना 22 11 3 33, तो 33 दिन उसको पूरा लग जाएगा पूरे काम समाप्त करने में, ठीक है, 33 दिन। तो आंसर इसका डी पार्ट, ये भी जी था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी ए और बी एक ही समय पर शुरू होती हैं। रेलगाड़ी ए स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं, और रेलगाड़ी बी क्यू से स्टेशन पी तक
70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। ठीक है, ये रेलगाड़ी बी हो गई, ये रेलगाड़ी ए हो गई, ये पी और क्यू का डेस्टिनेशन हो गया आपका। ये वही अगर एक दूसरे को 1 घंटा 20 मिनट में बाद मिलती हैं तो स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी, हमें ये दूरी ज्ञात करनी है कितनी है। ठीक है, उन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो इनकी सापेक्ष गति क्या हो जाएगी। ठीक है, सापेक्ष गति क्या हो जाएगी ट्रेनों की, सापेक्ष गति हो जाएगी ट्रेन ए की गति प्लस ट्रेन बी की गति, मतलब 50 + 70 बराबर हो जाएगा 120 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही हैं। ठीक है, अब पी और क्यू के बीच की दूरी की बात करेंगे तो दूरी निकालने के लिए होता है क्या, चाल गुणा समय। चाल हमारा 120 है, गुणा समय बता रहा है 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटा 20 मिनट को अगर हम बदलते हैं 1 + 20/60 कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये भी घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये ओवरऑल हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो 120 गुणे 4/3 हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 160 किलोमीटर उसकी फाइनली दूरी हो जाएगी, डिस्टेंस 160 किलोमीटर दूरी है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है, इस तरह लगा लेंगे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया निकुंज धारा के विपरीत में 1 घंटे में 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 15 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करता है। शांत जल में 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं मानव धारा की चाल कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और निकुंज की चाल मान लेते हैं, निकुंज की चाल बराबर हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि x + y बराबर है धारा के विपरीत जा रहा है 1 घंटे में 4 किलोमीटर, मतलब कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। और x - y मतलब जब धारा के अनुकूल आता है तो 15 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा, तो 1 घंटे में ये जाएगा 8, 2 चौके 8 किलोमीटर। तो x - y बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, x - y धारा के विपरीत होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, धारा के अनुकूल होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है, निकुंज की चाल क्या हो जाएगी, निकुंज की चाल हमें क्या ज्ञात करना है, निकुंज की चाल। ठीक है, निकुंज की चाल हम निकालेंगे, हमें ज्ञात करना शांत जल में 7 किलोमीटर दूरी तय करने में समय कितना लगेगा। निकुंज की चाल यहाँ पे क्या हो जाएगी, 8 + 4/2, 8 × 4 = 12/2, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकुंज की चाल है। तो समय कितना लग जाएगा उसको, समय कितना लग जाएगा, तो 7 किलोमीटर की दूरी करने में 6 किलोमीटर से स्पीड से अगर चलेगा तो 7/6 घंटा उसको लग जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 1 घंटा 40 मिनट की दूरी उसको लग जाएगा। 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, सी पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 555 रुपये 500 रुपये है, तो वार्षिक दर ज्ञात करना कैसे निकालेंगे। ठीक है, 98। तो यहाँ पे अगर हम अंतर देखते हैं दोनों का, तो अंतर कितना दिया गया, 550 दिया गया है, -500, तो 50 रुपये का अंतर आता है। समय कितना दिया गया, समय बराबर 2 वर्ष दिया गया है। तो 2 वर्ष का अगर साधारण ब्याज देखते हैं, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 500 रुपये दिया गया है। तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 500/2 मतलब 250 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज का प्रथम वर्ष जो होता है उसका ब्याज साधारण ब्याज के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि 250 रुपये इसका भी होगा, 250 रुपये उसका होगा। तो 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, 250 × R/100 बराबर के 50 के हो जाएगा। तो यहाँ से R बराबर निकाल लेंगे, 5 दूनी 10, 5 हम 25, 5 दाई हम 50, तो 10 × 2 बराबर हो जाएगा 20%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 हो गया। अब 99 देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 2420। समान राशि और समान ब्याज दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा यह पूछा गया। तो चलिए इसको कैसे लगाएंगे। तो 20% वार्षिक ब्याज है। ठीक है, 20% क्या है, वार्षिक ब्याज है।
20% मतलब 1/5 हो जाता है, 20/100 करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। मतलब कि मान लेते हैं 25 उसका मूलधन है 5 का स्क्वायर, तो इस पर 1/5 लगता है ब्याज, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 रुपये ब्याज रहता है। यहाँ भाई दूसरे साल भी 5 रुपये, दूसरे साल इस पर भी 1/5 लग जाएगा, तो 5 एकम 5 यहाँ पर हो जाएगा 1 रुपया ब्याज। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज होगा 5 5 10 प्लस 1 मतलब 11 रेशियो के, और 11 रेशियो के लिए ब्याज दिया गया है 2420। तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 2420/11। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 220, 1 रेशियो की 220 हो जाएगा। तो हमारा मूलधन क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन 25 रेशियो हमने माना था, तो 25 गुणे 220 ये बराबर हो जाएगा 5500 रुपये। ये हमारा मूलधन निकला है। अब हमें निकालना समान राशि और समान ब्याज दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के बराबर क्या होता है, PRT मतलब 5500 इंटू आर का मान है 20 गुणे टी का मान है 3/100। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा 3300 रुपये। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3300 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक बैठक की समाप्ति पर उपस्थित सभी 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल मिलाकर कितनी बार एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो 2 विधि है, एक साधारण विधि है, एक है द्वितीय विधि जो कि फार्मूला विधि। तो देखिए, जब यदि किसी समारोह में कुल व्यक्तियों की संख्या अगर n है, तो एक दूसरे से अगर हाथ मिलाते हैं तो कुल मिला हाथ जो हो जाता है वो हो जाता है n/2 इंटू n-1। ये फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे n है कितना, 10, n बराबर यहाँ पे कितना है 10, तो 10/2 इंटू 10 माइनस 1, 10/2 मतलब 5, 10 माइनस 1 मतलब 9, 9 बचे 45। तो कुल मिलाएंगे कितना हाथ, 45 बार। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और ये वीडियो पर एंड करते हैं, इसका आपको एक मैराथन वीडियो मिल जाएगा, इसको आप जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।